इस वीडियो में हम फिजिक्स का जो टॉपिक है यांत्रिकी मैकेनिक्स की यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो कार्य होता है इसकी यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर वर्क की बात करें, कार्य की बात करें तो इसकी जो मात्रक होगी, यूनिट होगी, वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा जूल। और जो बल होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन। वाट की बात करें तो जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो क्या होती है, उसकी यूनिट होती है वाट। और ये डाइन जो होती है वो सीजीएस पद्धति में होती है, बल की, फोर्स की यूनिट। तो इन सारी बातों को याद रखेंगे। दूसरी क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश वर्ष जो होती है वह किसकी इकाई है। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रकाश वर्ष होती है वो खगोलीय जो दूरी होती है उसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो दूरी है वही क्या, किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बल की जो एसआई यूनिट है वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया है कि जो न्यूटन होती है वो किसकी यूनिट होती है, बल की। न्यूटन जो यूनिट है वो किसकी है, बल की है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं किसका कौन सा होने वाला है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर दाब का देखें तो दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। और यहाँ पर देखिए और कौन सा हो जाएगा, इसका देखिए उच्च वेग। उच्च वेग को हम लोग किसके मापते हैं, मैक संख्या से मापते हैं। जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य को हम किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉन में मापते हैं। और जो ऊर्जा होती है, एनर्जी, इसकी भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो वर्क भी जो है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। और जो एनर्जी है उसकी यूनिट भी हो जाएगी जूल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर से एक साइड हमें दिया हुआ है भौतिक राशि और दूसरी साइड दी हुई है उसकी जो भी यूनिट होती है, इकाई होती है। तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं इसको। अब देखिए, जो दूरी होती है वह किसकी यूनिट है। तो हमने देखा है कि जो प्रकाश वर्ष है उसकी यूनिट होती है, जो दूरी है वो किसकी यूनिट होती है, प्रकाश वर्ष की। अब यहाँ पर देखिए, जो मोल है, मोल किसका होता है, पदार्थ की मात्रा का होता है। अब यहाँ पर देखिए, विद्युत आवेश की मात्रा जो होती है वो यूनिट जो होती है वो क्या होती है, कूलॉम होती है। और जो एनर्जी होती है वो या तो जूल हो सकती है या वाट आवर हो सकती है। जो हमारे घरों में लगी होती है उसको हम लोग वाट आवर में मापते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए का 3 हो गया, बी का 1। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी सूची मिलान करना है। अब देखिए, इस साइड में भौतिक राशि दी हुई है और इस साइड में उसकी यूनिट दी है। तो जो त्वरण होता है, त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और जो कार्य होता है उसकी जूल होती है, आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच होने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मैच होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर की क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा इसमें नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसकी बात करें तो जो अधिवर्ष है, चंद्रमाह है, ये सब क्या हो जाएंगे, समय का मात्रक हो जाएगा। लेकिन जो प्रकाश वर्ष है या किसकी यूनिट है, ये दूरी की यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पारसेक। तो जो पारसेक है वो इकाई है किसकी। तो जो पारसेक यूनिट होती है वह भी एक खगोलीय दूरी होती है। खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी यूनिट की बात करें तो वो होती है पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो जो फर्स्ट में दिया हुआ है डेसिबल, तो डेसिबल हम लोग ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता को मापते हैं डेसिबल से, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति यानी कि जो हॉर्स पावर होती है वो किसके मापने की इकाई होती है, शक्ति की, तो ये भी सही है। समुद्री मील किसको मापा जाता है, नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है। अब बात करें सेल्सियस में, तो सेल्सियस क्या होती है, ऊष्मा की इकाई है, तो ये गलत है। जो सेल्सियस होती है वो ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, यह क्या होती है, टेम्परेचर को मापने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो ये होता है ज्योति फ्लक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर की, भौतिक मात्रा ज्योति किसकी इकाई जो है वो क्या है, तो ये क्या है, लक्स। जो ज्योति होती वो किसकी इकाई होती है, लक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पास्कल जो इकाई है वह किसकी होती है, तो दाब की। जो प्रेशर होती है, दाब होता है, उसकी इकाई क्या होती है, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कैंडेला किसका मात्रक है, तो कैंडेला जो मात्रक है वो क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जूल निम्नलिखित की इकाई होती है, तो जो जूल होता है वो किसकी इकाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जूल इसकी इकाई होती है। नेक्स्ट है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, तो जो मात्रक होते हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, हर्ट्ज जो होती है वो, देखिए यहाँ पर तरंगों की जो आवृत्ति होती है उसको मापने की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत मात्रा की इकाई है, तो यहाँ पर देखिए विद्युत मात्रा जो होती है उसकी इकाई क्या हो जाएगी, एम्पियर। एम्पियर जो है वो विद्युत मात्रा की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति होती है, यूनिट होती है, वो क्या है, तो एसआई जो पद्धति होती है उसमें लेंस की शक्ति को देखें तो क्या हो जाएगी, वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो जो डेसिबल है उसको किसके मापन में हम उपयोग में करते हैं, तो वातावरण में जो भी ध्वनि होती है उसको मापने के लिए हम लोग डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो जो भी एम्पियर है उससे करंट को मापा जाता है। हमारे घरों में देखिए जो भी करंट फ्लो होती है उसकी जो यूनिट होती है उसको हम एम्पियर में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 21st क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की जो एसआई मात्रक होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो यहाँ पर देखिए किसका जो एक समान विमीय सूत्र है वो नहीं है, तो हमने देखा जो कार्य और ऊर्जा है इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, तो इनकी भी अगर हम विमीय सूत्र निकालें तो वो भी समान आएगी। भार और बल भी एक ही तरीके का है तो इसकी भी विमीय सूत्र सेम आती है। आवेग संवेग की विमीय सूत्र सेम आती है, लेकिन फोर्स और प्रेशर इसकी जो विमीय सूत्र है वो अलग अलग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी किसकी किसकी समान होती है ये आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो एक खगोलीय इकाई जो है वह किससे संबंधित है, तो वह हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है,
तो इनमें से कौन सी अविमीय राशि है जिसकी कोई विमाएँ नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगी, विकृति। इसकी कोई भी विमाएँ जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है यह बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो सदिश राशि क्या होती है, दो राशि होती है, एक सदिश होती है और एक अदिश होती है। तो सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों ही होना आवश्यक है, जबकि अदिश राशि में क्या होती है, सिर्फ परिमाण ही होता है, वहाँ पर कोई भी दिशा नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए सदिश राशि कौन सा नहीं होगा, संवेग। संवेग जो होता है ये क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। वेग भी एक सदिश राशि है। कोणीय वेग, क्योंकि यहाँ पर वेग आ गया तो ये भी सदिश राशि हो जाएगा। लेकिन जो द्रव्यमान है ये कभी भी सदिश राशि नहीं होगी, यह एक अदिश राशि होगी। क्योंकि देखिए द्रव्यमान के लिए किसी भी परिमाण तो इसका हो सकता है, इसका वेट तो हो सकता है, लेकिन इसका कोई भी दिशा नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो कहीं भी चेंज नहीं होता है, हर जगह वो क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो जिसमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती वो क्या हो जाती है, अदिश राशि। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, एक अदिश राशि होगी, क्योंकि ऊर्जा के लिए भी, एनर्जी के लिए किसी दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि बल, आघूर्ण और संवेग दोनों क्या हो जाएंगे, सदिश राशि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर देखिए संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। बात करें यहाँ पर प्रेशर, एनर्जी और वर्क, ये तीनों क्या हो जाएंगे, अदिश राशि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी जो राशि है वो सदिश नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर जो विस्थापन है तो वो क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। वेग भी एक सदिश राशि होती है और बल भी एक सदिश राशि होती है, लेकिन आयतन जो होता है उसके लिए न किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, ये सदिश नहीं होगी, ये क्या होगी, अदिश होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में सदिश राशि बतानी है। इनमें से जो सदिश राशि है वो कौन है। क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सदिश राशि है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होने वाला है वेग, क्योंकि वेग क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। द्रव्यमान के लिए परिमाण तो होता है लेकिन दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अदिश। और समय भी, समय के लिए हम लोग सिर्फ समय ही बताते हैं, उसके लिए कोई ये ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये सब बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो समय भी क्या हो जाएगा, अदिश होगा। लंबाई किसी भी दिशा में बढ़ सकती है, लंबाई के लिए हमें दिशा पर्टिकुलर बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि ईस्ट में इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है या वेस्ट में इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि दिशा बदलने पर लंबाई आपकी चेंज नहीं हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी एक अदिश राशि होगी। तो हमारा देखिए द्रव्यमान, समय और लंबाई ये तीनों क्या होंगे, अदिश राशि होंगे, लेकिन जो वेग है वो क्या हो जाएगा, हमारा सदिश राशि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। तो यहाँ पर बताइए कि कौन सा व्युत्पन्न परिमाण यहाँ पर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। जबकि आप बात करें कि चाल की, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होता है वो होता है चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। तो ये क्या हो गया, दूरी और समय से व्युत्पन्न हो रहा है, तो ये व्युत्पन्न राशि है। आयतन की बात करें
घनत्व की बात करें तो घनत्व क्या होता है, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये क्या हो रहा है, घनत्व किससे निकल रहा है, द्रव्यमान और आयतन से। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक व्युत्पन्न राशि होगी। आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाता है, वॉल्यूम, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये भी तीनों पर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न परिमाण होगी। लेकिन हमारी जो द्रव्यमान है वो किसी और से नहीं निकलती है, ये नियत है, इसलिए क्या हो जाएगी, ओरिजिनल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो इनमें से 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा त्वरण निकालने का सही फॉर्मूला है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। इसको देखिए, इसका फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसी को यहाँ पर तोड़ करके क्या किया है, ए को बाहर निकाले, v माइनस यू डिवाइड बाई टी इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ये क्या है, त्वरण का फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग जो होता है वो द्रव्यमान इनटू वेग होता है, और वेग को इसमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर वेग और वेग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, द्रव्यमान। तो कौन सी राशि प्राप्त हुई संवेग और वेग के अनुपात में, आंसर होगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 33 क्वेश्चन, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कोणीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 34 नंबर का। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर बात करें कि जो एक लड़की है, मान लो वो झूले पर बैठी हुई है और झूला झूल रही है, तो वो लड़की अचानक से खड़े हो जाती है, तो जो उसका आवर्तकाल है वो वहाँ पर क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है और मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो घूर्णन कर रही है एक गोल मेज और अचानक एक लड़का आकर उसमें बैठ जाता है, तो उस मेज का जो कोणीय वेग होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये क्या हो जाएगी, ये भी उसका जो कोणीय वेग होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो एक मेज है इस तरीके से और ये घूम रही है और इसी में एक लड़का आकर बैठ गया, तो इसका जो कोणीय वेग होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो भी यहाँ पर रीज़न है वो आप पढ़िए और बताइए कि आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 mv का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए, वेग को दोगुना करने बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर v की जगह क्या रख लेंगे, 2v। तो देखिए 2 का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा, इसलिए जो भी उसकी गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों। कोई भी एक वस्तु है, पिंड है, तो उसके द्रव्यमान और उसके भार में डिफरेंस होता है, तो वो किस कारण से होता है ये बताना है। तो देखिए, इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। कोई भी वस्तु है,
कोई भी वस्तु है, आप उसकी जो द्रव्यमान है उसको कहीं पर भी लेकर के जाइए, चाहे आप चांद पर ले जाइए, चाहे आप पृथ्वी पर रखिए, तो उसकी जो भी द्रव्यमान है, मास है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका भार जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह जो कथन है या फिर जो भी यहाँ सिद्धांत लिखा हुआ है वो किससे रिलेटेड है, आपको ये बताना है। पढ़िए उसको और देखिए किससे रिलेटेड है। हाँ, तो चले इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो नियम या न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी कह देते हैं। तो ये न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है, जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं, ये क्या होता है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक कि उस पर हम कोई बाह्य बल ना लगाएं। यानी कि मान लो कोई वस्तु स्थिर है तो वो अपनी जगह में स्थिर ही रहेगी जब तक आप उसको धक्का नहीं देंगे तब तक। और मान लो कोई वस्तु गति कर रही है तो वो तब तक गति करती रहेगी जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं। तो यही क्या होता है, जड़त्व का नियम होता है या न्यूटन की गति का प्रथम नियम रहता है। और ये नियम जो है वो किससे रिलेटेड है, तो जड़त्व का नियम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान के। समझ आया। तो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पे उत्पन्न जो त्वरण होता है वो क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या होता है, देखिए किसी भी असंतुलित बल द्वारा किसी भी पिंड में जो उत्पन्न त्वरण होता है, तो देखिए F = ma होता है। तो ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है, यानी एक्सेलरेशन को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण। तो ये जो फोर्स है या बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, त्वरण के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन। क्या लिखा है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध जो बल है, फोर्स है, वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो किससे रिलेटेड है, क्रिया और प्रतिक्रिया से। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सही होगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। जो भी क्रिया और प्रतिक्रिया का जो बल लगता है वो हमेशा किस पर होना चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है वो किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है न्यूटन की गति के थर्ड लॉ से। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसके अनुसार हमारा आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर, किस में होगा, ऑप्शन नंबर सी में। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन की गति का तीसरे नियम से संबंध है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम से संबंधित है, क्योंकि जल में तैरना भी क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम के अंतर्गत आता है। जैसे हम जल में जाते हैं तो हमारे द्वारा डुबकी लगाया जाता है, तो वो क्या है, हमारे द्वारा क्रिया लग रहा है, और वापस जो वाटर होती है वो हमारे ऊपर बल लगाती है, तो उसके द्वारा हम पर कौन सा लगाया जाएगा, प्रतिक्रिया बल लगाया जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होगा, जो कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो ये जो कथन है वो किसका है,
तो यह कथन है यहाँ पर न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से? तो यहाँ पर देखिए, जो न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे उनमें से ऐसा कौन सा नियम है जो कि बल की परिभाषा देता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गति के पहले नियम। यानी कि न्यूटन्स ने जो फर्स्ट लॉ दिए थे उससे हमें क्या मिलता है? फोर्स की जो डेफिनेशन है वो हमें मिलती है। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, किसी भी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो क्या हो जाएगा? कोई भी परिवर्तन का विरोध कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। जो जड़त्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति के पहले नियम को हम और किस नाम से जानते हैं? जड़त्व के नियम को। तो न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है देखिए, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो एक घोड़ा है, वो किसी गाड़ी को आगे खींच रहा है, तो वो जब आगे बढ़ रहा है तो वो किस बल के कारण आगे बढ़ रहा है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। तो देखिए जब घोड़ा आगे बढ़ रहा है तो घोड़ा का जो पैर है उसके द्वारा पृथ्वी पर बल लगाया जा रहा है, तो पृथ्वी द्वारा अपोजिट घोड़े पर भी बल लगाया जा रहा है, जिसके कारण घोड़ा जो है वो आगे की ओर बढ़ पा रहा है। तो यही क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये जो है वो न्यूटन की गति का पहला नियम से रिलेटेड है, जिसको कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसमें जो जड़त्व का नियम होता है वो 2 तरीके का होता है, एक तो विश्राम का जड़त्व होता है और एक क्या होता है? गति का जड़त्व। तो देखिए जो बस चल रही है इट मीन्स वो क्या है? गति में है, और उसमें जो भी बैठे यात्री हैं तो वो भी बस के साथ क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि वो बस अचानक से ब्रेक लगा देती है, तो उसमें जो व्यक्ति है वो आगे की ओर ही चलना चाहेगा, तो वो क्या करता है? जब ब्रेक लगता है तो उसका शरीर आगे की बढ़ने की ओर कोशिश करता है, इसलिए उसमें जो भी यात्री बैठे हैं वो आगे की ओर जो होते हैं वो झुक जाते हैं, तो उनमें क्या लगता है? गति का जड़त्व लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो रॉकेट होते हैं वे न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहें या फिर संवेग संरक्षण, ये दोनों सेम ही होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो जो रॉकेट होते हैं वो संवेग संरक्षण का नियम या फिर न्यूटन की गति का तीसरा नियम पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अश्व जो है वो अभी क्या है? विराम अवस्था में है, और वो अचानक से चलना प्रारंभ कर दे तो उसमें जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है वो क्या करेगा? ठहरना चाहेगा। तो अचानक वो चलना प्रारंभ कर देगा तो उसका शरीर पीछे की ओर ही रह जाएगा और उसके गिरने की आशंका बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विराम का जड़त्व लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बॉल जो होता है विश्राम की स्थिति में आ सकती है। जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं वो देखना, अगर बॉल आ रही है तो अपने हाथ को थोड़ा पीछे की ओर खींचकर पकड़ते हैं ताकि बॉल क्या हो जाए, अपनी विराम अवस्था में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बल जो होता है वो किसका गुणनफल होता है? तो F इक्वल टू एम ए लिखते हैं। एम का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान, और ए का मतलब क्या होता है? त्वरण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या आता है? बल आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 53 नंबर का क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका जो शरीर में उपस्थित, आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। जब कोई भी व्यक्ति होता है वो चंद्रमा पर अगर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार तो घट जाता है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान है, मात्रा है, वो अपरिवर्तित रहती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उसमें जो भी जी का मान रहता है वो क्या हो जाएगा? बढ़ने लगता है। यानी कि ध्रुवों की ओर जाने पर जो जी है ग्रेविटेशनल, वो क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शरीर का वजन, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा? देखिए ऑप्शन पढ़िए और बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, कि जो शरीर का वजन है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा, क्योंकि वहाँ पर जो जी का मान होता है वो सबसे अधिक होता है। और हमारी जो वेट होती है वो किस पर डिपेंड करती है? हमारे मास और जी पर डिपेंड करती है। तो इसलिए ध्रुवों पर हमारा शरीर भी सबसे अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा में जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो होता है पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण वो क्या होता है, जो त्वरण होता है पृथ्वी की तुलना में कम होता है। अब त्वरण कम होगा तो व्यक्ति क्या होगा? अपनी जो भार है उसको कम महसूस करेगा, जिसके कारण वो हमारी जो भी वेट कम होती है, जिसके कारण वो पृथ्वी की अकॉर्डिंग चंद्रमा पर अधिक ऊंचा उछल जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 57 नंबर का क्वेश्चन, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होता है? कार्य जो होता है बल इंटू जो होता है वो विस्थापन होता है। तो 1 मीटर का यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या होने वाला है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शून्य हो जाएगा, उसके द्वारा जो भी किया गया कार्य है वो शून्य होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू एम ए इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रह रहा है, मतलब ऐसी जो कोई ज़मीन है और ये 1 मीटर ऊंचा है, तो इन ज़मीन और इस रस्सी जो है इसके बीच में कितने का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। और cos 90 क्या होता है? 0 होता है, इसलिए इस पर कोई भी बल जो है वो काम नहीं करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी कार्य नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है। देखिए, कोई कार्य हुआ तभी माना जाता है जब उसमें चेंजेस हो, कोई परिवर्तन हो। आप एक दीवार को धक्का दे रहे हैं और वह विस्थापित हो भी नहीं रही है, तो आपके द्वारा वहाँ पर माना जाएगा कि कोई भी कार्य नहीं हुआ है। लेकिन आप वहीं पर कोई हल्की वस्तु है, मान लो आपका मोबाइल ही, आप उसको एक जगह से पकड़ कर दूसरी जगह रख देते हैं, आप उसको विस्थापित करने में सफल हो गए, तो आपके द्वारा कुछ कार्य किया गया है, यह माना जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का क्वेश्चन। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि वहाँ पर स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो उसको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, इसलिए वो अपनी स्थायित्व को बढ़ाने के लिए वो आगे की ओर थोड़ा झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों? तो इसका आंसर होने वाला है, जो पीसा की ऐतिहासिक मीनार है वो थोड़ी तिरछी है, लेकिन तिरछी होने के बाद भी वो गिरती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है, इसलिए वो क्या होती है, बैलेंस्ड रहती है।